हेलो गाइस, आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस होता क्या है? जो सेल डेथ है वो दो तरीके से हो सकती है। एक है एपोप्टोसिस, दूसरा है नेक्रोसिस। तो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में डिफरेंस क्या है? जो एपोप्टोसिस है दिस इज़ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, और जो नेक्रोसिस है ये नेक्रोसिस कैसे है? ये पैथोलॉजिकल होगी। ठीक, एपोप्टोसिस सिंगल सेल की होगी मोस्टली और नेक्रोसिस बहुत सारी सेल्स की होगी। ठीक है, तो ये क्या है? सेल डेथ है। अब इसमें हम देखेंगे एपोप्टोसिस जो कि प्रोग्राम्ड है। ये पैथोलॉजिकल भी हो सकती है और फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है। ठीक, तो प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है एपोप्टोसिस होने का? तो सबसे पहले इनिशिएशन दो तरीके से होगा, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो हम ये अभी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एक्सिक्यूशन एंड देन फैगोसाइटोसिस। ठीक, तो एक्सिक्यूशन और फैगोसाइटोसिस इन दोनों में सेम होगी, बस इनिशिएशन डिफरेंस है इन दोनों पाथवे में। तो हम देखते हैं इंट्रिंसिक का क्या मतलब है और एक्सट्रिंसिक का क्या मतलब है। इंट्रिंसिक मतलब सेल के अंदर कुछ चेंजेस हैं, कुछ डैमेज है जो कि और मतलब महसूस हुए हैं सेल को, तो सेल को पता लगा कि अब मुझे मर जाना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। ठीक है, ये क्या हुआ? इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे को हम और क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, जब उसमें पोर्स क्रिएट होते हैं उसके बाद एक साइटोक्रोम सी नाम का एक बाहर निकलता है सब्सटेंस, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस होती है। तो इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं। तो देखते हैं पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होती है। तो आइए इधर देखते हैं। तो इंट्रिंसिक पाथवे, या इसको बोलते हैं एपोप्टोसोम मीडिएटेड पाथवे, या क्या बोलते हैं इसको? माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। इसमें क्या होता है? देखिए, हमारे सेल के अंदर ना कुछ ऐसी गड़बड़ी हो रही होगी जिसको सेल सेंस करेगा और समझ जाएगा कि क्या हो रहा है, सेल की डेथ होनी है, कुछ गड़बड़ी है। तो वो क्या है? डीएनए डैमेज भी हो सकता है, कोई म्यूटेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो विच इज़ एबनॉर्मल। तो जब वो एबनॉर्मल चीज़ होती है तो दो प्रोटीन है, ATM और CHK। ये प्रोटीन क्या करती हैं? सेंस करती है कोई भी जो भी डैमेज हो रहा है, फॉर एग्जांपल डीएनए डैमेज जो भी हो रहा है। ठीक है, फिर ये जो ATM और CHK प्रोटीन है ये एक्टिवेट करती है P53 मॉलिक्यूल को। अच्छा, तो ये P53 मॉलिक्यूल क्या है? ये है प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल। क्या है ये? P53 इज़ अ प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल। अदर एग्जाम्पल्स क्या हैं प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स के? जैसे आपने पढ़ा है बैक्स, बिम, बिड, BCL2, XS। ठीक, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं? जिनमें भी मोस्टली आप बी देखेंगे वो सब प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब क्या है प्रो एपोप्टोटिक? मतलब ये एपोप्टोसिस करवाएंगे। अब P50 हमने क्या देखा? ATM और CHK ने सेंस किया जो भी डैमेज हो रहा था, और सेंस करने के बाद उन्होंने P53 को एक्टिवेट कर दिया। अब P53 का काम क्या है? एक तरफ तो ये रिक्रूट करेगा बैक्स को। ठीक है, बैक्स देखो हमने कहाँ पढ़ा है इसमें, बैक्स भी क्या है? एक प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल है। तो इसने रिक्रूट किया बैक्स को, मतलब सेलेक्ट किया। ठीक है, और इसने क्या करवाया? इस बैक्स की मदद से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल का, उसमें क्या क्रिएट करवाए? पोर्स क्रिएट करवाए। जो रेड रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है? पोर्स क्रिएट करवाए। और इस पोर के थ्रू जो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम C था ये बाहर निकला। अब ये जो साइटोक्रोम C है, अरे मैंने डाला, ये जो साइटोक्रोम C है ये क्या करता है? देखो, साइटोक्रोम C ना एक ऐसा मॉलिक्यूल है जैसे सेल के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, अब जब ये सेल के बाहर निकलता है तो सेल को सिग्नल मिलता है कि भाई ये क्या है? एक डेथ सिग्नल है, हमारे सेल में कुछ खराबी है, अब हमें मर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये डेथ सिग्नल कौन क्रिएट कर रहा है? ये कर रहा है साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C क्या कर रहा है? डेथ सिग्नल क्रिएट कर रहा है। ठीक, अब ये जो साइटोक्रोम C है ये क्या करता है? APEF1 से बाइंड होता है। ठीक है, APEF1 क्या है? प्रोटीन है। APEF
APEF1 के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। साइटोक्रोम C और APEF1 बाइंड करेंगे और ये क्या करते हैं, प्रो कैस्पेज 9 को एक्टिवेट कर देते हैं कैस्पेज 9 में, ठीक है। मतलब एक्टिवेटेड कैस्पेज 9 फॉर्म करते हैं। और जो कैस्पेज 9 है ये प्रो कैस्पेज 3 से प्रो कैस्पेज 3 से क्या बनता है, कैस्पेज 3 बन जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कैस्पेज 3 का क्या काम है, अब जो इसका काम है वो है अदर डैमेजेस, ठीक है। ये क्या करता है, जो न्यूक्लियस एंजाइम है ना, ये है हमारा, मान लो न्यूक्लियस एंजाइम, तो ये क्या करेगा इसको, अब नेचुरली क्या होता है नॉर्मली, जो हमारा, अब देखो न्यूक्लियस क्या करेगा, जो न्यूक्लियस एंजाइम है ये तो भाई ब्रेक डाउन करेगा ना न्यूक्लियस को, जो न्यूक्लियर प्रोटीन है, जो जो भी न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, ये तो इसको डैमेज कर देगा। तो क्या नॉर्मली इसको एक्टिवेटेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसको इनएक्टिव करने के लिए इसके ऊपर क्या होता है, हमारा जो सेल है इसके ऊपर एक प्रोटीन नहीं, एक सबस्ट्रेट या सब्सटेंस जो भी है उसकी कवरिंग रखता है, वो क्या है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बस इनहिबिटर बोलते हैं, इनहिबिटर ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक। तो ये जो कैस्पेज 3 है, ये जो इनहिबिटर ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम है, इसको क्या करता है, डैमेज कर देता है। और उस डैमेज की वजह से जब वो डैमेज करेगा तो क्या होगा, ये एंजाइम जो है न्यूक्लियस एंजाइम ये फ्री हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियस के बाहर से निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, या पहले न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की एक्टिविटी क्या होगी, ब्रेक करना, डैमेज करना जो न्यूक्लियर मटेरियल है, तो उन सबको ब्रेक कर देगा, ठीक है। DNA तोड़ देगा, क्रोमोसोम तोड़ देगा, तो न्यूक्लियस ख़राब हो गया अपना, ठीक है। तो ऐसे करके न्यूक्लियस अपना डैमेज कर देगा, न्यूक्लियस डैमेज हो जाएगा, सेल डेथ होगी। तो ये न्यूक्लियस हुआ। अब भाई प्रोटीन्स भी हैं ना अब हमारे सेल में, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, तो जो P53 है वो साथ के साथ प्रोटीएज भी रिलीज़ करता है, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ेगा, है ना। तो प्रोटीन जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है वो प्रोटीन की है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो प्रोटीन है, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, ऑर्गेनेलीज हैं, ये भी, इनको भी तोड़ेगा, तो फ्रेगमेंटेशन कर देगा सबका। जब सेल मेम्ब्रेन का फ्रेगमेंटेशन करेगा, ठीक है, कैसे, सेल मेम्ब्रेन में क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को तोड़ेंगे तो क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है, स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो भी है, कोई भी मेम्ब्रेन हो। तो जब ये टूट जाएगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, ब्लैब फॉर्मेशन होगा, क्या फॉर्मेशन होगा, ब्लैब फॉर्मेशन होगा। और फिर उसके बाद हमारी माइटोकॉन्ड्रिया आएगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइक्रोफेज आएगा और उसको एनगल्फ करेगा, फैगोसाइटोसिस करेगा, ठीक। तो ये क्या हुआ, इंट्रिंसिक पाथवे हो गया हमारा। अच्छा जी, तो अब हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, जो इंट्रिंसिक पाथवे है इसमें हमने कौन कौन सी कैस्पेज देखी, जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो क्या है, कैस्पेज कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, कैस्पेज 9, कैस्पेज 3 और ये साइटोक्रोम C और APEF1 का जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम एक्सट्रिंसिक पाथवे देखते हैं। तो जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है इसका क्या मतलब है, यानी कि एक्सट्रिंसिक मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर कोई सिग्नल आया है, कोई सिग्नल बाहर से आया है, सेल के बाहर से आया है, जिसकी वजह से हमको सेल डेथ करनी पड़ रही है, ठीक है। तो दो सेल इन्वॉल्व होंगे इसमें, एक तो होगा सिग्नलिंग सेल जिसने सिग्नल भेजा है, और दूसरा जिसको टारगेट बनाया जा रहा है, जिसकी डेथ कराई जाएगी, ठीक है, जिसकी किलिंग होगी। तो जो सिग्नलिंग सेल है ये तो मोस्टली इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट्स, ठीक। तो ये सिग्नलिंग सेल्स इन्फ्लेमेटरी होंगे, है ना, ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटिंग सेल्स जो भी होंगे अपने लिम्फोसाइट मोस्टली, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, एक लाइगैंड होता है, ये क्या रिलीज़ करते हैं, एक लाइगैंड रिलीज़ करते हैं। और एक्सट्रिंसिक पाथवे में हम बोलेंगे कौन सा लाइगैंड रिलीज़ करते हैं, फास्ट लाइगैंड, ठीक। तो ये फास्ट लाइगैंड जो है ये क्या करेगा, एपोप्टोसिस स्टार्ट करेगा। और ये फास्ट लाइगैंड जो है कहाँ पहुँचता है, फास्ट रिसेप्टर जो टारगेट सेल पे लगा हुआ है वहाँ पहुँचता है।
और फिर तब जाके ये दोनों सेल, जो साइटोटॉक्सिक सेल है और जो टारगेट सेल है, ये बाइंडिंग होती है, इनकी बाइंडिंग होती है, मतलब फास्ट लिगेंड जो है फास्ट रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है। और जो ये बाइंडिंग है, इसके बाद में एक सिग्नल निकलता है जिसको हम फर्स्ट एपोप्टोटिक सिग्नल बोलते हैं। फर्स्ट सिग्नल है ना, इसीलिए इसका नाम वैसे रख दिया। अब जो फास्ट रिसेप्टर्स हैं, इनके पास क्या होते हैं, डेथ डोमेन लगे रहते हैं इनके पास। जो डेथ डोमेन है, जो डेथ डोमेन लगे हुए हैं फास्ट रिसेप्टर के पास, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे पास एक FED नाम का मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। वो FED नाम का मॉलिक्यूल इसके ऊपर आके लगेगा, और ये FED नाम का मॉलिक्यूल मतलब डेथ डोमेन विद FED विद कैस्पेज 8, ये मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जिसको हम डिस्क बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक। ये जो डिस्क है, इसमें क्या क्या है, डेथ डोमेन प्लस FED, ठीक, प्लस कैस्पेज 8, ये मिलकर डिस्क बना रहे हैं। डिस्क जाके कन्वर्ट करता है कैस्पेज 8 को, मतलब रिलीज़ करता है कैस्पेज 8 को। मतलब ये कैस्पेज 8 यहाँ एक्टिवेटेड है, लेकिन अभी कैस्पेज 8 दूर जाएगा और प्रो कैस्पेज 3 को कैस्पेज 3 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। अब यही हम आगे वाले डायग्राम से देखेंगे क्या क्या हो रहा है। देखिए दोबारा से, फास्ट लिगेंड आया। फास्ट लिगेंड कहाँ पे था, सिग्नलिंग सेल के पास था। इसने बाइंड किया टारगेट सेल के फास्ट रिसेप्टर से, और फास्ट रिसेप्टर के पास क्या है, डेथ डोमेन है। डेथ डोमेन, जैसे ही ये फास्ट लिगेंड फास्ट रिसेप्टर से बाइंड करेगा, डेथ डोमेन क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो एक्टिवेशन है डेथ डोमेन का, ये क्या फॉर्म करेगा, डिस्क फॉर्म करेगा। डिस्क क्या है, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये डिस्क जो है, ये क्या करता है, प्रो कैस्पेज 8 को कैस्पेज 8 में कन्वर्ट करेगा, और कैस्पेज 8 क्या करेगा, प्रो कैस्पेज 3 को कैस्पेज 3 में करेगा। कहीं कहीं डिस्क में हम इंक्लूड करते हैं कैस्पेज 8 को भी इंक्लूड करते हैं, डेथ डोमेन, ठीक। क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम, डेथ डोमेन विद FED विद कैस्पेज 8, लेकिन वो हायर लेवल का स्टडी है। लेकिन अभी हमको क्या याद रखना है कि जब फास्ट लिगेंड फास्ट रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो डेथ डोमेन जो कि फास्ट रिसेप्टर पे लगा हुआ है, जो रेड कलर का है, ये एक्टिवेट हो जाएगा, और इसके एक्टिवेशन से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा डिस्क, जिसको हम बोलते हैं डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। और ये सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स जो है, प्रो कैस्पेज 8 को कैस्पेज 8 में कन्वर्ट करेगा, और प्रो कैस्पेज 3 को कैस्पेज 3 में कन्वर्ट करेगा, ठीक। अब यहाँ तक क्या है, ये अपना, ये जो हमने पढ़ा, ये सिर्फ अपना एक्सट्रिंसिक पाथवे है। अब कनेक्शन क्या है इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे में, हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे पढ़ लिया अब तक। अब इंट्रिंसिक पाथवे को कैसे कनेक्ट करेंगे, जो कैस्पेज 8 है, मतलब अब तक हमने बाहर से सेल को मिला है, ये एक्सट्रिंसिक है ना, बाहर से किया है सेल को एक्टिवेट मरने के लिए। अब कैस्पेज 8 जो है 3 को किया। अब ये जो 3 है, ठीक, ये जो 3 है, ये क्या करेगा, डिग्रेड करेगा जो इनहिबिटिंग मॉलिक्यूल लगा हुआ है न्यूक्लियस एंजाइम के ऊपर। यहाँ देखा था ना हमने, इनहिबिटिंग मॉलिक्यूल, ठीक, ये जो लगा हुआ है, इसको डिग्रेड करेगा। कैस्पेज 3 किसका पार्ट है, इंट्रिंसिक पाथवे का पार्ट है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने कनेक्शन निकाला है एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे का, तो ब्रेक होगा DNA वगैरह जो भी है। और कैस्पेज 8 क्या करता है, कैस्पेज 8 क्या करता है, बिड एक मॉलिक्यूल है जो जो भी ये तो वो हो गया ना, उसे ही पता। जो कैस्पेज 8 है, अब ये क्या करेगा, बिड मॉलिक्यूल है। देखो मैंने इधर प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स बताए थे आपको। प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स में हमने बिम, बैक्स, पिड, PCl2, ठीक है, ये पढ़ा। अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा है, बिड। तो बिड हमने कहाँ पढ़ा था, प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स में, प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स में, ठीक। तो कैस्पेज 8 क्या करेगा, बिड को कन्वर्ट कर देता है टी बिड में, और जो टी बिड है वो बैक्स और बैक को एक्टिवेट करेगा, मतलब रिलीज़ करेगा बैक्स और बैक को। और बैक्स और बैक क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में छेद कर देंगे, पोर्स करेंगे, उसकी वजह से साइटोक्रोम C बाहर आएगा, APF। ये तो ये सब किसका पार्ट है, इंट्रिंसिक पाथवे का पार्ट है, ठीक। तो हमने ये क्या पढ़ लिया, एपोप्टोसिस के जो दो मैकेनिज्म होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे,
उसके बाद ये जो काम है फेगोसाइटोसिस और एग्जीक्यूशन, ये किसके काम होंगे? ये हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स का काम होगा। ठीक, तो अब इसको शॉर्ट में और देख लेते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे, एक समरी है ये। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है ये किससे चलेगा? ये होगा फास्ट या ट्रेल लाइगेंड की वजह से। ट्रेल की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रेल फुल फॉर्म इज TNF अल्फा रिसेप्टर, TNF अल्फा रिलेटेड एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग लाइगेंड। एक और बार फिर से बताती हूँ, TNF अल्फा रिलेटेड एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग लाइगेंड। ठीक, तो ये लाइगेंड का नाम है, फास्ट या ट्रेल लाइगेंड। और इधर इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है? साइटोक्रोम सी या APAF1। जो साइटोक्रोम सी विद APAF1 है, ये साइटोक्रोम सी कहाँ से निकलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी वजह से निकलता है? यहाँ देखिए, साइटोक्रोम सी निकलता है बिकॉज ऑफ P53 जो कि रिलीज करती थी बैक्स इधर पोर्ट्स क्रिएट करता है, फिर साइटोक्रोम सी निकलता है। ठीक, जो एक्सट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेज हैं, कौन कौन से एक्टिवेट होते हैं? कैस्पेज 8 एंड कैस्पेज 9। इधर इंट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेज 9 एंड कैस्पेज 3। कैस्पेज एक्टिवेट होते हैं, कैस्पेज की मदद से एंजाइम्स रिलीज होंगे अलग अलग तरीके से। लाइपेज है तो वो भी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। प्रोटीएज भी सेल मेम्ब्रेन में जो इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं उनको करेगा। एंडोन्यूक्लियसेस क्या करेंगे? क्रोमोसोम को डैमेज करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब सब कुछ का एट द एंड फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो सेल डेथ हो जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रो एपोप्टोटिक एंड एंटी एपोप्टोटिक। मतलब ये एपोप्टोसिस होने देंगे, ये बचाएंगे। अगर एपोप्टोसिस नहीं होने दे रहे हैं, अगर आप ये समझिए एक सेल की डेथ होनी है, इंसान जो ह्यूमन है, अगर हम 100 ईयर तक जी रहे हैं तो हमारे सेल का भी तो एक लाइफ टाइम होगा ना, एक लाइफ स्पैन होगा। तो मान लीजिए अगर एक सेल 10 दिन के लिए है, अगर 10 दिन में उसकी डेथ होनी है तो वो इसी मेथड से होगी ना, एपोप्टोसिस होगी। वो प्रोग्राम्ड है ना, जैसा होना है वैसा होगा। प्रोग्राम मतलब क्या? कि ये पहले से डिसाइडेड है कि ऐसा होना है, तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है तो उसको होना है। पर अगर यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ मदद कौन कर रहा है? प्रो एपोप्टोटिक जीन। अगर ये सेल डेथ ना हो, किसी कारण से ये सेल डेथ नहीं होने दे रहे हैं, तो उसको हम कौन बोलेंगे? एंटी एपोप्टोटिक जीन। पर आप ये सोचिए, अगर किसी सेल की डेथ नहीं हो रही है तो क्या वो कैंसर नहीं है? क्योंकि वो सेल तो कंटिन्यूसली डिवाइड करता जाएगा, मरेगा ही नहीं, तो वो उसको हम कैंसर बोलेंगे। तो जो एंटी एपोप्टोटिक जीन्स होते हैं ये कौन से हैं? इनको हम कैंसर जीन्स भी बोल सकते हैं, कैंसर कॉजिंग जीन्स भी बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है प्रो एपोप्टोटिक जीन का? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज P53 जो हमने इंट्रिंसिक पाथवे में देखा था। बैक प्यूमा बिम PCL6S बैक्स। और एंटी एपोप्टोटिक में BCL2 MCL1 BCLXL। ओके, तो हम ये कहेंगे इधर B आ रहा है मोस्टली वो प्रो एपोप्टोटिक है, जो L आ रहा है वो एंटी एपोप्टोटिक है। कैस्पेज इनिशिएशन और एक्सिक्यूशन। इनिशिएशन में तो हमने दो देखा है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो जो इनिशिएशन में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे था उसमें कैस्पेज 9 और कैस्पेज 8 का यूज़ हो रहा है। एग्जीक्यूशन में जो कॉमन पाथवे है ना, वो एग्जीक्यूशन पाथवे है, उसमें कौन कौन सा यूज़ हो रहा है? 3, 6 एंड 7। 3, 6, 7 कैस्पेज यूज़ हो रहा है एग्जीक्यूशन में। ठीक, तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा एपोप्टोसिस।